अपने यहाँ पे माफ़ करिएगा, मैं पशु तो नहीं गौ माता बोलूँगा। गौ माता। तो अपने यहाँ पे अभी 140-150 के आसपास का गौवंश है। 3 विषयों पे ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ एक तो गौशाला प्रबंधन, हाँ दूसरा मधुमक्खी पालन, हाँ और तीसरा कच्ची घानी का तेल। अपन ने यहाँ पे 2 लाइन के बुल रखे, गोपाल जी सुतरिया जी के यहाँ से बुल है। हाँ। और इन बुल को अपन विशेष ध्यान रखते हैं कि कौन सी गाय को अपने को क्रॉस कराना है, कौन सी गाय का ब्रीडिंग होना है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग अपन बुल को छोड़ते हैं। अच्छा, 2 बुल है और दोनों में से अपन ने देख रखा है कौन से पे कौन से का मतलब क्रॉस कराना है। हाँ जी। एक ही मतलब बुल बार बार एक ही जनरेशन पे क्रॉस ना हो। बेसिकली अपन लोग जो है पूरा ब्लड लाइन मेंटेन करते हैं। हाँ। अपन लोग जो पूरा एक गाय जो होती है उसकी पूरी वंशावली मेंटेन करते हैं। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिवेट फार्मिंग में। आज हमारी विजिट है माँ कृपा डेयरी फार्म और फार्म के ओनर अमेरिका से जॉब छोड़कर इंदौर आके गिर गाय का फार्म कर रहे हैं। किस प्रकार से अमेरिका में जॉब छोड़कर इंदौर आकर गोपालन शुरू करा है, फार्म के ओनर हमारे साथ में, आइए इनसे पूरी बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकी सुरेगा है। और अपने फार्म का एड्रेस? अपना फार्म का एड्रेस ग्राम सनावदिया, देवगुराड़िया के पास, इंदौर। जैसे अपने यहाँ पे अभी फार्मिंग की जा रही है, किस बेस पे की जा रही है? अपने यहाँ पे अभी तो गौ आधारित खेती ही की जाती है, गौ केंद्रित खेती की जाती है। इसके अंदर अपन सभी तरह के अनाज, मसाले और कुछ जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। 3 विषयों पे ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ। एक तो गौशाला प्रबंधन, हाँ। दूसरा मधुमक्खी पालन, हाँ। और तीसरा कच्ची घानी का तेल। अच्छा, जैसे अपने अभी 3 चीज़ पे काम किया यार अपने, एक तो मेन गिर गाय का फार्म है। हाँ जी। और एक अपना मधुमक्खी पालन है। हाँ जी। और तीसरा अपना कच्ची घानी का तेल है। हाँ जी। इन तीनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है और अपन कर भी रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अपने यहाँ पे कितने पशु अभी? अपने यहाँ पे माफ़ करिएगा, मैं पशु तो नहीं गौ माता बोलूँगा। गौ माता। तो अपने यहाँ पे अभी 140-150 के आसपास का गौवंश है, छोटा बड़ा 140 से 50। इसमें बड़े कितने, छोटे कितने हैं? इसमें अपने यहाँ पे तकरीबन 60 से 62 बड़े हैं। हाँ। और उसके बाद अपने यहाँ 40 के आसपास हीपर्स है, और उतनी मात्रा में 40-45 के आसपास अपने यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आप पहले क्या करते थे अपन? मैं पहले बाय एजुकेशन तो मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। और उसके बाद मैंने एक्सेंचर नामक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करा है। हाँ। वहाँ पे मैंने 12 साल काम करा है। और उसके बाद मैंने ये गौशाला का कार्य शुरू अच्छा, किया। ऐसा मतलब क्या अपने को समझ में आया कि अपन वहाँ से छोड़ के यहाँ गोपालन करने आ गए? इसके 2 प्रमुख कारण हैं। हाँ। एक तो जब मेरी बेटी हुई थी और मुझे डॉक्टर ने टॉप फीड का कहा था दूध देने के लिए, तब बीइंग अ फर्स्ट टाइम फादर बहुत तरह के दूध पे सर्च करता था, गूगल करता था। तो समझ में आता था कि बाहर जो बाज़ार में दूध मिल जाए वो किसी न किसी कारण से सही नहीं है। प्रमुख कारण, बहुत सारी जगह गौशाला में या आप डेयरी फार्म में जाएंगे तो वहाँ पे आपको केवल फीमेल काफ दिखेंगे, मेल काफ नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो पहले 1-2 हफ्ते में स्लॉटर हाउस चले जाते हैं। तो किसी के बच्चे का हक मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहता था। सही। दूसरा, जब वो बच्चे स्लॉटर हाउस चले जाते हैं तो किसी भी माँ का दूध अपने बच्चों के लिए होता है, तो वो दूध नहीं देती थी, तो उसको ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोनल इंजेक्शंस लगा के दूध दिया जाता था। और तीसरी और सबसे विशेष बात, जो बाज़ार में दूध आ रहा है ज़्यादातर दूध भैंस का या जर्सी एचएफ का होता है, जबकि हमारे शास्त्रों में देशी गाय का वर्णन है और देशी गाय के दूध की महिमा कही गई है। तो मैं चाहता था कि मेरी बेटी देशी गाय के दूध को पीकर बड़ी हो और वही दूध का सेवन करे। अच्छा, जैसे अपन ने शुरुआत तो खुद के मिल्क के लिए करी है, और अब देखा जाए तो अपन ने बहुत बड़ा कर चुके हैं, पर इसको धीरे धीरे करके अपने हाइपर्स बड़े भी हो रहे हैं। अपन जो शुरुआत से लाए हैं वो यहीं कहीं अपन ने रखा हुआ है। अपन ने 9 गौवंश से शुरू करा था, 9 गौ माता से शुरू करा था। हाँ। तो जब 9 गौ माता से शुरू करा था तो कुछ दूध एक्स्ट्रा होता था जो अपन अपने परिवार में, परिचितों में, दोस्तों में दे दिया करते थे। हाँ। तो वहाँ से उन लोगों ने उनके परिवार में, उनके दोस्तों में देना शुरू करा, और इस तरह से उन लोगों को यह चीज़ बहुत पसंद आने लगी। और उस तरह से हमारे पास उनकी क्वेरी आती थी, डिमांड आती थी कि हमें भी चाहिए, कुछ भी करके हमें भी दीजिए। तो शुरू के कुछ समय में अपन ने गोवंश बढ़ाते चले गए, और बाद में वही गोवंश अपने आप, अब जो नेचुरल प्रोसेस है ब्रीडिंग की, उसके कारण वो बड़े होते जा रहे हैं। अपन ने गिर गाय पे क्यों चालू करा? आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी देशी गोवंश उतना ही अच्छा है जितना गिर गोवंश अच्छा है। और गिर गोवंश की खास बात यह है कि गिर जो प्रजाति है ये गुजरात से आती है। वहाँ का फार्मर शुरू से बहुत एजुकेटेड रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। तो उनने जो उनका गोवंश है उनका संवर्धन करके रखा, गिर प्रजाति का संवर्धन करके रखा। आज आप देखेंगे तो अपन मालवा क्षेत्र में खड़े हैं, इन अपने को मालवी या निमाड़ी गाय कम देखने को मिलती है, और उसमें भी प्योर ब्रीड नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उनका उतना अच्छे से संवर्धन नहीं हुआ। तो गिर एक ऐसी प्रजाति जिसका संवर्धन बहुत अच्छे से हुआ, और आज भी ये प्योर मिल जाती है, इसलिए गिर गोवंश से शुरू कर। अच्छा, आपने कहीं शुरुआत में सीखा था? शुरुआत में मैंने बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे गूगल करके और बहुत सारे फार्म विजिट करे थे, और मैं उन सब फार्म में ज़्यादा था तो ये समझता था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हर इंसान के लिए चुनौतियाँ
चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी अलग अलग हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने 2000 में ये कार्य शुरू करा था, और शुरू करने के बाद जो मैंने सीखा था उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। जो सीखा था वो कुछ भी नहीं था, अच्छा। क्योंकि जब काम शुरू करा तब मुझे असली हाँ, जैसे अपन करते जाते तो अपन को अनुभव मिलता जाता है। हाँ हाँ, जैसे अपन को शुरुआत में क्या कठिनाई आई होगी अपने यहाँ पे? शुरुआत में कठिनाई तो सबसे पहले घर से ही शुरू हुई थी। घर से शुरू हुई कि आप एक अच्छी जॉब छोड़ के ये कार्य क्यों कर रहे हो। हाँ। दूसरी कठिनाई आई आसपास के किसान, उन लोगों ने कहा ये कैसा छोरा है, हाँ। शहर का छोरा है, बाहर जॉब करे, जब हम ही नहीं कर पावे तो ये कैसे कर लेगा। सही तो है, उन लोगों ने पागल समझा। सही है। फिर तीसरी कठिनाई आई कि अगर मैं कुछ सही चीज़ भी अगर बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जो गौ सेवक थे कुछ हाँ। करने का उनको बता रहा हूँ, तो उनको ये लगता था कि हम तो बचपन से गौ सेवा करता है, हमने तो बचपन से ये करा है, तो हम बदले कैसे, इनने तो पहली बार करा है तो इन्हें नहीं पता होगा। तो सही है। इस तरह से शुरू में कन्विक्शन वाला प्रॉब्लम होता है, लेकिन समय के साथ वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। हाँ, जैसे आजकल देखा जाए कोई किसान है तो अगर उनका कोई जाता है बाहर तो ये सोचते हैं कि बाहर आके कमाए, और आप बाहर से आके यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं। अभी तो आप देखेंगे तो पूरी सोसाइटी ही यू टर्न ले रही है। सही है। आप देखेंगे तो पहले आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले देशी गौ माता का ही दूध होता था, अब वापस से सब लोग यू टर्न लेके वापस देशी गौ माता पे आ रहे हैं। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले नेचुरली ही सारी चीज़ें उगाई जाती थी, सब चीज़ें ऑर्गेनिक ही होती थी, हाँ। गाय के गोबर गौमूत्र से ही होती थी, लेकिन अब वापस से लोग वापस से ऑर्गेनिक करने लगे। आप इसी तरह से देखेंगे तो सोसाइटी यू टर्न लेके वापस से गांव की ओर, वापस से प्राचीन पद्धति की और वैदिक तरीके की ओर ही अपनाना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रही है। अच्छा, अपना फार्म देखा जाए आपने कितने हाइट का है ये? अपने जो फार्म की हाइट है, जो सेंटर साइट है वो तकरीबन 27 फीट है, हाँ। और जो साइड की हाइट आप देख रहे हो तकरीबन 22 फीट है। 27 बाय 22 का? नीचे जो आगे की साइड है वो 22 फीट है। 22 है, और जो मेन है वो 27 है। अच्छा, अपन ने इसको खुला भी रख रखा है साइड साइड से? हाँ, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अपन ने इनको खुला रख रखा है। हाँ। और अपनी इसकी जो एरिया है नीचे का देखा जाए, हाँ जी, वो कितना है? ये जो गौशाला का जो परिसर है, जो पक्का परिसर है, जो गाय का बाड़ा भी बोलते हैं जिसको जी। वो हम लोगों ने तकरीबन 12 से 12,500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। उसके साथ ही 4,000 स्क्वायर फीट में भूसा घर बना हुआ है। ये अपना पूरा खुद का ही कि रेंटेड है? ये अपना पूरा खुद का ही है। खुद का ही है। आप इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हम लोगों ने कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा है। वो विशेष बात इस तरह से कि जो भी गाय का शेड बनाते हैं या जो भी गाय का घर बनाते हैं, हाँ। वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें गाय के लिए सुविधापूर्ण हो। हाँ। साथ में इस तरह से उसका डिज़ाइन होना चाहिए कि हम गाय को अलग अलग तरह से सेग्रीगेट कर सके, अलग अलग डिवीजन बना सके। सही। जैसे कि अगर कोई गाय किसी कारणवश अगर बीमार है, हाँ। तो उसके लिए हम उसको एक क्वारंटाइन कर सके, उसको अलग से रख सके। हाँ। साथ में जैसे जो गाय गाभन है या जो आखिरी ट्रिमेस्टर में जो जनने वाली है, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, दूसरी गायों से अलग रख सके। साथ में हम ड्राई गाय को अलग रख सके, दूध देने ताज़ी गाय को अलग रख सके, बच्चों को अलग रख सके। तो इसी तरह से हमने शेड को डिज़ाइन करा ताकि ये सारी व्यवस्था हम गायों को दे सके। अच्छा, जैसे आपने सेक्शन बना रखे अलग अलग, ये तो अपन सेक्शन को देखते हैं एक बार कि कौन सा क्या बना रखा है। तो यहाँ पे 4 सेक्शन है, 4 क्वार्टर्स में गाय हैं। हाँ। तो उन 4 क्वार्टर्स का मतलब ऐसा है कि जो गाय अभी जनने वाली है हाँ। वो एक सेक्शन में है। हाँ। फिर जो गाय ताजी जनी हुई है हाँ। वो एक सेक्शन में है। फिर जो गाय किसी कारणवश अगर स्वस्थ नहीं है तो उनको एक अलग कोने में रखा जाता है। हाँ। इस तरह से हमने 4 तो इसमें डिवाइड कर रखा है इन गायों को। और बीच में आप जो देख रहे हैं ये हीफर्स है, जो पूरे भी गाय हीफर्स। तैयार होने वाली है। अच्छा, ये कितने साल के होंगे अपने हीवर्स जो है? ये हीफर्स 1.5 से 2 साल का, भी 1 साल 1.5 साल के बाद ये इनकी उम्र है। आप देखेंगे तो यहाँ पे गायों के लिए अपन ने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। हाँ। यहाँ पे सभी गायों को रबर की मैट्रेस दे रखी है। हाँ। आप देखेंगे तो गाय का जो ओरिजिनल स्थान था वो हाँ। गांव था, और गांव की कच्ची भूमि थी जो अमूमन सॉफ्ट होती है। इनका हो गया कि साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपन ने यहाँ पे पक्का कर दिया। अब गाय जब बैठती है तो सबसे पहले उसका आंचल नीचे आता है, जमीन से टच होता है, तो उसको किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, उसको तकलीफ नहीं हो, उस कारण से अपन ने यहाँ पे इनको रबड़ की गद्दी दे रखी है। फिर आप देखेंगे तो गायों के ऊपर पंखे लगे हुए हैं। तो पंखे इसलिए लगे हुए ताकि एयर रोटेट हो। अभी क्या है, गाय का विश्राम का समय है इसलिए स्पीकर्स बंद है। आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे गायत्री मंत्र चलता रहता है, फ्लूट चलता रहता है, जो कि गायों के लिए अपन चलाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि अपने गिर गाय का स्वर्ग कहा जा सकता है इसको? आप ऐसा चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन हम तो एक कोशिश कर रहे हैं जो गाय को एक अच्छे से अच्छा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक स्वस्थ गाय ही स्वस्थ दूध दे सकती है। और गाय को हम गौ माता कहते हैं, तो गौ माता अगर बोलते हैं तो उनका ध्यान भी हमें गौ माता के जैसे ही रखना होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गाय का स्थान पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे, उनको 100% हाइजीन मिले और यहाँ का वातावरण स्वस्थ और उनके अनुकूल हो। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर पंप लगा रखा है। हाँ। जिससे कि रोज़ ये पूरा इनका जो स्थान है पूरी तरह से वॉश होता है। उसके बाद यहाँ पे गायों को यहाँ पे सुबह और शाम अग्निहोत्र होता है
और वो अग्निहोत्र की जो राख है गायों के पीने के पानी में मिला दी जाती है। अच्छा। फिर यहाँ पे गायों का खान पीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे तो अपने पूरे खेत के आसपास नीम के पेड़ है, हाँ। तो हफ्ते में एक दिन हमने चिन्हित कर रखा है। हाँ। उस दिन सारी गायों के आगे नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी नेचुरल डीवर्मिंग हो जाए। तो वो गाय नीम के पत्ते खाती है? गाय नीम के पत्ते खाती है। अच्छा। गाय बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। गाय को पता होता है कि उसके शरीर में किस चीज़ की कमी है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत जी। है। अगर गाय को लगता है कि उसको नीम के पत्ते खाने की ज़रूरत है और सही है। उसको वर्मिंग हो रखी है, तो खुद डीवर्मिंग करने के लिए वो नीम के पत्ते खाएगी। और अगर उसको लगता है वो स्वस्थ है तो उसको सूंघेगी भी नहीं। नहीं सूंघेगी, सही है। उससे आपको मालूम पड़ सकता है कि कौन सी गाय स्वस्थ है, कौन सी गाय नहीं है। हाँ जी। अच्छा, जैसे अपन को सेक्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे अब ये हाइपर्स के हैंगे, ये कितने कितने साल के हैंगे? ये हाइफर्स जो है ये ऑलरेडी गाभन हो चुके हैं, ये हरे हो चुके हैं, सारे लेकिन अभी सब जनने वाले हैं। सब जनने वाले। और ये जो है अभी धीरे 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 ये होते जाएंगे। जो इस साइड में बंदे हैं ये वाले, हाँ जी। ये अभी होना बाकी है। होना बाकी, और ये वाले सारे ज्ञापन है। हाँ जी। अच्छा, कितने कितने महीने के होंगे, आइडिया आप? कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, इस तरह। अच्छा, अपन ने फार्म पे बुल भी खुद ही रख के रखा है यहाँ पे? अपन ने यहाँ पे 2 लाइन के बुल रखे, गोपाल जी सुतरिया जी के यहाँ से बुल है। हाँ। और इन बुल को अपन विशेष ध्यान रखते हैं कि कौन सी गाय को अपने को क्रॉस कराना है, कौन सी गाय का ब्रीडिंग होना है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग अपन बुल को छोड़ते हैं। अच्छा, 2 बुल है और दोनों में से अपन ने देख रखा है कौन से पे कौन सा का मतलब क्रॉस कराना है। हाँ जी। एक ही मतलब बुल बार बार एक ही जनरेशन पे क्रॉस ना हो। बेसिकली अपन लोग जो है पूरा ब्लड लाइन मेंटेन करते हैं। अपन लोग जो पूरा एक गाय जो होती है उसकी पूरी वंशावली मेंटेन करते हैं। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग ही बुल का अपन ब्रीडिंग कराते हैं। अच्छा, ये अपन ने दोनों बुल बाहर से मंगाए हाँ हैं, जी। तो क्या क्या कॉस्ट के पड़ गए होंगे अपन को ये अपने गोपाल जी सुतरिया जी के यहाँ से आए हैं। हाँ। इसकी कोई शुल्क नहीं है। अच्छा। हमने सेवा के हिसाब से, क्योंकि ये प्रकल्प जो है पूरा पूर्ण रूप से सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए है, तो उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया। अच्छा, जैसे अपन को कितने साल में अपन इनको चेंज कर देंगे? ये बुल जो है हर 2.5 साल में चेंज होना चाहिए। क्योंकि 2.5 साल में ऐसा माना जाता है कि उनकी जो बेटी है जन के वो खुद ही बड़ी हो गई है। हाँ। तो किसी कारण से परिवार के अंदर नहीं हो, उस कारण से अपन 2.5 साल से 3 साल में चेंज कर देते अभी कितना टाइम हो गया इनको? हैं। अभी ये 1-1 साल हो चुका है अपने डेढ़ आप साल, अभी मतलब 1-1.5 साल बाद इनको चेंज कर देंगे। और ये चले जाएंगे, इनकी बदले दूसरे आ जाएंगे। दूसरा आ जाएंगे। अच्छा, जैसे अपने पास सेक्शन अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर भी सेक्शन है एक, और एक इधर भी छोटे वाले का। हाँ, इसमें दिखाए। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम है नन्ही दुनिया। हाँ। जैसा आप देखते हैं तो यहाँ पे 0 to 4 मंथ्स तक के बच्चे, 15 दिन का बच्चे से लेके 4 महीने तक के बच्चे यहाँ पे रहते हैं। हाँ। उसके बाद जो और छोटे बच्चे रहते हैं उनको बाहर खुला रखा जाता है। हाँ। 15 दिन तक के। और जो 4 महीने से बड़ा बच्चा हो जाता है उसको प्रमोट करके यहाँ पे लिया जाता है। ये वाले सेक्शन। हाँ जी। और ये वाले 4 महीने से ऊपर के हैं, और कितने समय में इनको चेंज करके वहाँ आगे लिया जाएगा? जब ये इनकी माँ के दूध से छूट जाएंगे और ये 1.25 साल के हो जाएंगे, हाँ। तभी आगे आएंगे। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाइफर्स ज़्यादा है। क्या होता है कि हाइफर जो, जब तक वो गाय नहीं बनी, जब तक उसको हाइफर बोला जाता है। हाँ। तो 2.5 साल तक वो हाइफर कहते हैं। अच्छा। तो एक माँ के पीछे 2 हाइफर हो गए 2.5 साल में। अच्छा, जैसे अपने यहाँ पे हाइफर से सेल नहीं करते हैं, नहीं। ये पूरे अपने यहीं पे फार्म पे बड़े होंगे। हाँ जी। और जैसे अभी ये यहाँ से बड़े हो जाएंगे, फिर इसके बाद अपन चेंज करके इधर ले आएंगे इनको। अच्छा, जगह की कमी नहीं दिख रही अपन को? जैसे ये आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है तनिष जी। हाँ। तो डेफिनेटली जगह की कमी आती है। हाँ। और उस जगह की कमी के कारण अभी जो किसान है, जो प्रगतिशील किसान है और जो गोवंश को अच्छे से रख सकते हैं, हाँ। अपन ने अभी उनको गोवंश देना शुरू करा है पिछले कुछ समय से। हाँ। जो गोवंश के अच्छे से रख रखाव कर सके, उनको प्यार से रख सके, उनको अपना सके, तो उन लोगों को अपन ने गोवंश देना शुरू करा है। जैसी सेवा अपन कर रहे हैं, अगर वैसी सेवा वो भी करते हैं, हाँ। तो अपन उनको दे सकते हैं। अला तो उसमें अपन कौन से दे रहे हैं? छोटे वाले हाइफर से कि जो बड़े हैं? छोटे हाइफर्स नहीं देते। हाँ। अपन उनको बड़ा गोवंश देते हैं। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि छोटे हाइफर्स को अकेला जो बच्चा है उसको अकेले बच्चे को ले जाएंगे तो उसको समस्या होगी, लेकिन एक बड़ी गाय के साथ अपन एक बच्चा देते हैं। हाँ, देखा जाए कि ये जो छोटे हाइफर्स है ये फार्म का भविष्य है। अभी ये बड़े होंगे, अपने वहीं पे हाँ जी। रहेंगे। अभी जो अपन पास बड़े हैं अपन उनको दे सकते हैं। अपन उनके साथ वो एक हाइफर देते हैं। अच्छा, अपना फीडिंग मैनेजमेंट क्या है? अपना फीडिंग मैनेजमेंट जो होता है कि अपन ये मानते हैं कि एक स्वस्थ गाय ही स्वस्थ दूध दे सकती है, और गाय का स्वस्थ जो है सही। केवल और केवल उसके आहार पे निर्भर करता है। आहार पे करता है, सही। तो अपन उसके लिए काफ़ी तरह के इंतजाम करते हैं। हाँ। जैसा आप देखेंगे तो गाय को हम अपने आप ही कच्ची घानी लगेगी है। हाँ। तो कच्ची घानी में अपन बादाम, अखरोट, नारियल, तिल, मूंगफली, सरसों, इस तरह के 10 तरह के तेल निकालते हैं। हाँ। तो इसकी जो खल बच जाती है वो सीधे सीधे गोवंश में चले जाती है। इसका जो वेस्टेज रहता है अपना, मतलब वेस्टेज हाँ। नहीं कहेंगे, कुल मिला के इनके लिए तो आहार है। हमारे लिए तो मेन उत्पाद अभी खल ही है। खली। तो हम वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ। क्योंकि मेन उत्पाद है तो वो गोमाता को चले जाता है। उसके बाद हम लोग कपासिया खल खिलाते हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने हैमर मिल लगा रखी है। हाँ। तो हम लोग अपना अनाज खुद ही पीस के खुद ही पशु आहार बनाते हैं। हाँ। तो हम लोग 3 तरह का अनाज जो है, खासकर गेहूँ, ज्वार
और जौ और मक्का, इस तरह से ये अनाज जो है गौ माता के लिए हम खुद ही पीस के इनको देते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो आती है, हम इनको गुड़ देते हैं, गुड़ की राब देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, कैल्शियम देते हैं। फिर हम इनको शतावर का पाउडर देते हैं, अश्वगंधा का पाउडर देते हैं और सफ़ेद मूसली का पाउडर देते हैं। ये इनके पर डे का डाइट प्लान है? पर डे का, पर गाय का? पर गाय। जैसे जो अपने दूध दे रही है उसका भी और जो अपने प्रेग्नेंट है उसका भी? हाँ जी। सब क्या होता है कि जो गाय की अवस्था होती है उसके ऊपर से उनका मिल्क थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे जो गाय अगर लेटर प्रेगनेंसी में है, हाँ। जो आखिरी 90 महीने में है, तो उसको गुड़ देना बंद कर देंगे, उसको गुड़ की राब देना बंद कर देंगे, उसको कैल्शियम देना बंद कर देंगे। हाँ। और जो शुरू में उनको ये ज़्यादा देंगे। क्या होता है कि इससे गार्भ गिराने का डर रहता है गुड़ देने से। और जैसे वो गर्म होता है, ज़्यादा गुड़ नहीं दिया, 90 महीने बंद कर देते हैं। हाँ जी। और ये बच्चा दे देते उसके बाद क्या खिलाएं? जो बच्चा दे देती तो सबसे पहले तो घुंगरी दी जाती है। उसके बाद इनका जो आहार होता है, हाँ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अपना मेथी दाने का उपयोग किया जाता है, और इसके बाद जीरे का उपयोग किया जाता है, सफ़ेद जीरे का। उसके साथ इसको अजवाइन का उपयोग किया जाता है, गुड़ का उपयोग किया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसके जो यूट्रस है, जो गर्भाधान, जो इसका बच्चादानी, वो साफ़ हो जाए, ताकि आगे के लिए कंसीव होने में उसके लिए आसानी रहे। अच्छा, देखा जाए अपने फार्म को कितना समय हो गया है? अपने फार्म को अभी तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल। 7 से 8 साल में अपन ने बहुत सारा अनुभव कर लिया, बहुत सारी चीज़ सीख ली अपन ने। हाँ जी। जैसे शुरुआत में अपन आए थे, अपन को इतना आइडिया नहीं था कि क्या देना चाहिए या क्या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बताया बहुत सारे फार्म आपने विजिट भी करे, तो वहाँ पर तो ये चीज़ सिखाने में बहुत टाइम लगा होगा, या फिर अपन को कुछ नॉलेज लेने में टाइम लगा होगा, और अपन करते करते अपन सीख के यहाँ तक पहुँच गए अभी। हाँ जी। अब अपन देख सकते हैं कौन सी गाय को क्या खिलाना चाहिए, कौन सा बच्चा अपना थोड़ा कमज़ोर बीमार है तो उसको क्या देना चाहिए, अपन को पूरा आइडिया आगे आएगा। क्या होता है कि समय के साथ साथ, और यहाँ पे जो गौ सेवक है वो यहीं पे ही रहते हैं, हाँ। तो वो आप जब किसी के साथ समय व्यतीत करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि वो क्या चाह रहे हैं। हाँ। जैसे यहाँ पे जब गायों का खाना तैयार होता है, जब उनका आहार तैयार होता है, हाँ। तो जो यहाँ के गौ सेवक है, हमारे प्रथम गौ सेवक संतोष जी, तो उन्हें पता है कि किसी गाय को गुड़ पसंद है, किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, किसी को सोडा देना पड़ता है, या किसके आहार में क्या जाएगा, हाँ। उसकी अवस्था के हिसाब से। फिर उसकी पसंद और नापसंद के हिसाब से भी उसका आहार का डिज़ाइन किया जाता है। साथ में उसकी अवस्था के हिसाब से, गाय की अवस्था के हिसाब से भी आहार डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, जैसे अपने ये मशीन देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या करते हैं अपन? ये हैमर मिल है। अपन देखेंगे तो ये जो हमारा अनाज का स्टोरेज है दोनों साइड में, हाँ। ये अनाज की स्टोरेज में हम लोग, जैसा बताया, बाजार से पशु आहार नहीं लेते। हाँ। हम लोग पशु आहार की जगह हम लोग जो यहीं पे गाय का आहार खुद ही तैयार करते हैं। खुद तैयार करते हैं अपन। अच्छा, अपन कितने महीने का स्टोर करते हैं? गेहूँ जो है अपन तकरीबन पूरे साल भर का स्टोर करते हैं। अनाज जो है अपन पूरा तकरीबन कोशिश ये रहती है कि पूरे साल भर का स्टोरेज कर ले, क्योंकि जब सीज़न आता है, कम भाव का अनाज मिलता है, उस समय अपन लेते हैं। अच्छा, और जैसे अपने ये सूखे में देखने को मिल रहा है, अपना भंडारण कर रखा अपन ने पीछे, ये पूरा साल का करते हैं अपन? सूखे का भी भंडारण पूरे साल का होता है, क्योंकि गेहूं की फसल एक ही बार आती है साल में, और गेहूं का ही मुख्य रूप से भंडारण होता है, गेहूं के भूसे का। साथ में अपन मूंग के भूसे का, उसका भी समय तकरीबन वही रहता है। साथ में मसूर के भूसे का, उसका भी समय वही रहता है। और साथ में इसमें खारिए का, चने के भूसे का, तो उसका भी समय वही रहता है। तो तकरीबन ये अप्रैल मई में विशेषकर भंडारण होता है। इसमें 4 तरह के भूसे को अपन भंडारण करते हैं, ताकि गायों को भी स्वाद बदल के अपन दे सकें, मिक्स करके दे सके, ताकि उनको खाने में भी अलग लगे, थोड़ा उनका रुचिकर बना। एक ही एक रोज खिलाएंगे तो उनमें भी थोड़ा रुचि हो सकती है। सही है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ मिल्क कितना हो रहेगा अभी के समय में? अपना जो तकरीबन आप मान के चले, दोनों समय का मिला के 300 के आसपास का दूध होता है। 300 से 350 लीटर का दूध का उत्पादन होता है। अच्छा, कितने गोमाता में हो रहा है ये जो गोमाता आप समझ के चलिए, जो अपनी 45 से अपनी टोटल 62 के आसपास की गोमाता है, बड़ी हाँ। गोमाता, उसमें से 40 से 45 गोमाता के बीच में ये होता है। ये हो रहेगा। अच्छा, अपन सेल करने की बात करें, जैसे फार्म तो हर कोई खोल सकता है, लेकिन मेन समस्या आती है सेल आउट करने में। अपन कहाँ सेल आउट कर रहे हैं? अपना जो दूध है पूरा के पूरा इंदौर में वितरण हो रहा है। ये 1 लीटर की कांच की बोतल में गो अमृत के नाम से जाया जाता है, और अपनी खुद के ही बंदे हैं, अपनी खुद की ही टीम है, जो इनको घर घर पहुंचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, जैसे कांच की बोतल में देखने मिल रही है ये वाली, इसके अंदर 1 लीटर भरते हैं और ये सेल आउट होने जाता है। हाँ जी। और कितने बंदे देने आते हैं इसको? ये तकरीबन आप मान के चलिए कि 8 से 10 बंदे ये पूरा दूध बांटते हैं। 8 से 10 बंदे। और सुबह की और शाम की दोनों की अलग अलग अपनी ये होगी मिल्किंग बंदी? हम लोग जो है खासकर सुबह का दूध बांटने में उपयोग में लेते हैं। हाँ। और जो दिन का दूध होता है उसका घी बनाने में उपयोग होता है। हाँ, अपने खुद के फार्म पे बहुत सारे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ जी, अपने यहाँ पे मुख्य रूप से घी का काम भी काफ़ी अच्छे से होता है। हाँ। क्योंकि हम लोग वैदिक विनोना पद्धति से ही घी बनाते हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि अभी जो बाजार में घी मिलता है वो बटर ऑयल है, लेकिन अपन लोग जो घी बनाते हैं उसको अपन लोग पहले दूध का दही जमा के, दही का बिलोना करके जो मक्खन प्राप्त होता है, मक्खन को चूल्हे पे धीमी आंच पे, जी, उसके बाद अपन घी तैयार करते हैं। घी तैयार। तो ये जो घी तैयार होने में अपने को 25 से 27 लीटर का दूध पीस। अपने वहाँ पर कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं?
अपने यहाँ पे अभी तो सूची मेरे ख्याल से 60 के ऊपर प्रोडक्ट की है। 60 तो के ऊपर। सबसे पहले तो दूध होता है, दूध के बाद घी होता है, घी में वैदिक बिलोना घी होता है, फिर उसके साथ में अर्जुन छाल का घृत होता है, अर्जुन घृत होता है जी। साथ में, फिर अपने यहाँ पे पंचगव्य घृत होता है, और उसके बाद में अपने यहाँ पे मधुमक्खी पालन है। तो मधुमक्खी पालन से शहद होता है, और शहद से बनने वाले 4 तरह के मुरब्बे होते हैं, जिसमें गुलकंद होता है, फिर आंवले का मुरब्बा होता है, फिर उसके साथ अपना ड्राई फ्रूट हनी होता है, और उसी में अपने एक और होता है इसका करौंदे का। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे और शाद में परागकण भी होते हैं, जिसको बी पोलन बोलते हैं। हाँ। ये मधुमक्खी पालन। फिर उसके बाद अपने यहाँ 10 तरह के तेल होते हैं। 10 तरह के तेल में अपने यहाँ पे तेल होता है कच्ची घानी का बादाम का तेल, कच्ची घानी का मूंगफली का तेल, कच्ची घानी का अखरोट का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, करंज का तेल, कलौंजी का तेल, फ्लैक्सीड का तेल, अलसी का तेल, और अपना इसका सूरजमुखी का तेल। फिर उसी के साथ में ये 10 तरह के तेल हो गए। उसी के बाद में अपने विभिन्न तरह के जैविक उत्पाद भी है। जैविक उत्पाद में मसाले हैं, जैसे अपने यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर होता है, नमक होता है। नमक अपने यहाँ नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक नमक अपन बुलवाते हैं। अच्छा। उसी तरह से विभिन्न तरह के अनाज जो अपने गौ आधारित, गौ केंद्रित खेती से होते हैं, उसमें विभिन्न तरह की दालें, गेहूँ, अनाज, इस तरह की सारी चीज़ें मिला के कुछ 55 से 60 प्रोडक्ट अपन करते हैं। ये सारा यहीं पर बनता है? हाँ, यहाँ पे जो है ये जो गौशाला जो है, हाँ। यहाँ पे गौशाला में 3 मुख्य कार्य हो रहे हैं। हाँ। सबसे पहला कार्य गौशाला हाँ। संचालन, उसके बाद में मधुमक्खी पालन, हाँ। और उसके बाद में यहाँ पे अपना इसका कच्ची घानी का तेल। और जो खेती है यहाँ पे आगे ही अपना एक और खेत है जहाँ पे खेती हो रही है सारी, और जैविक खेती हो रही ये है सारा वहाँ पर हो गया। प्राकृतिक तरीके से। अच्छा, इसकी जो अपनी पैकिंग होती है सारे प्रोडक्ट की, ये वहाँ पर हो रही है? हाँ जी। यहाँ पर अभी सिर्फ अपना पालन हो पा रहा है? यहाँ पे केवल मुख्य रूप से जो कार्य हो रहा है वो गौशाला संचालन का। गौ सेवा और करिए। यहाँ पे जो है मधुमक्खी पालन होता है तो शहद लिया जा रहा है, और साथ में कच्ची घानी का तेल निकाला जा रहा है, लेकिन जो पूरे पैकेजिंग यूनिट है वो अलग जगह पे। अच्छा, जैसे किसी को अपन को प्रोडक्ट को परचेस करना है तो वो कैसे कर सकता है? इसको परचेस करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी लिस्ट और सारी चीज़ें रेट लिस्ट मिल जाएगी। जी। आप वहाँ से हमारे को डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये कि अगर आप इंदौर में हैं तो हम हमारे आदमी के द्वारा ही बगैर किसी शुल्क के आपके घर पे पहुँचा सकते हैं। अच्छा, होम और डिलीवरी अगर हो आप सकती है? दूसरा तरीका ये, अगर आप बाहर से, इंदौर से नहीं, और अगर आप बाहर से हैं, चाहे देश से हैं या विदेश से, तो हम आपको फिर कोरियर के थ्रू पहुँचाया जा सकता है। अभी आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे अपने विदेश में, अपने देश के भारतीय घरों में अपने यहाँ का दूध और तेल, सॉरी दूध नहीं, अपने यहाँ का घी और तेल वहाँ के घरों में जा रहा है। वहाँ जा रहा है। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया में अपन दे देते हैं? हाँ जी, जो फ्लाइट के द्वारा? फ्लाइट के द्वारा। अच्छा, अभी अपने यहाँ पे इतने प्रोडक्ट है, अभी देखा जाए अपने इंदौर से या फिर अपने पूरे इंडिया में अपने कितने वो बन चुके हैं कस्टमर अभी? आप देखेंगे तो तकरीबन इंदौर में अपन नीनी करके 500 परिवारों से जुड़े हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी के दूध के माध्यम से, या घी के माध्यम से, या अनाज या जैविक उत्पाद के माध्यम से। और विभिन्न अगर हम बात करें, जैसे बेंगलोर भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, हैदराबाद भी जाता है, बनारस भी जाता है, काशी भी जाता है। ऐसे अगर हम इस तरह की बात करें तो 200 परिवार दूसरे जो है अपने से अनाज से। और बाहर अगर विदेश की बात करें तो विदेश में दुबई में जाता है, यूके में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, और यूएस में जाता है। तो वहाँ पे भी तकरीबन 50 परिवार तो अपने से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अपना पेमेंट का सिस्टम क्या रहता है? जैसे कोई मंगवाता है इस प्रोडक्ट को तो पेमेंट का सिस्टम ये होता है कि जो इंदौर शहर में ही होता है वो तो सीओडी भी हो सकता है। आप ऑनलाइन चेक करना चाहें, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और अगर कोई बाहर से मंगाता है तो उनको पहले पेमेंट जमा करना होता है, जो कि अपने अकाउंट डिटेल्स में या यूपीआई से। अच्छा। और उसके बाद उनको सामान पहुंचा दिया जाता है। प्रोसेस नहीं करते हैं उसको, केवल रॉ और नेचुरल उसी समय में अपन दूध का वितरण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दूध निकल जाता है उसके 2 घंटे के भीतर अपन घर पर सेवा दे देते हैं। तो अपन किसी भी तरह से प्रोसेस नहीं करते, उसको ना होमोजेनाइज करते हैं, ना पेस्चराइज करते हैं, अपन केवल कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। तो वो इस तरह की कांच की बोतल में दूध जाता है। ये अभी पूरी बोतल स्टरलाइज हो चुकी है। कांच की बोतल, ये गौ अमृत के नाम से जाता है। ये अपने फार्म का नाम लिखा हुआ है? ये गौ अमृत जी। तो गौ अमृत के नाम से कांच की बोतल में लड़के लोग स्वयं घर पे डिलीवर करके आते हैं। ये जो बोतल है ऊपर से बाद में सील पैक हो जाती है, ताकि किसी भी तरह से इसके साथ कोई छेड़खानी का अंदेशा भी किसी कस्टमर को नहीं रहे। उनके सेटिस्फेक्शन की इसको सील पैक भी करके जैसे अपने फार्म पे सील पैक होगी और जो कस्टमर पास जा रही है वो जाके इसको डायरेक्ट खोलेगा। हाँ जी। तो उसका सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि अपने पास प्योर मिल्क पहुँचा है। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, अपना कच्ची घानी का बता रहे थे आप? हाँ जी। जी, बताइए। आप जो कच्ची घानी का देख रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे
लकड़ी की कच्ची घानी है। हाँ। और इसको कोल्ड प्रेस ऑयल भी बोला जाता है। जी। कोल्ड प्रेस ऑयल इसलिए बोला जाता है कि एक तो लकड़ी अपन सबको पता है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। हाँ। तो लकड़ी की घानी जो है बहुत कम आरपीएम पे चलती है, बहुत कम आरपीएम पे चलती है, तो उसके अंदर बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ। और बहुत कम जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इसी कारण इसको कोल्ड प्रेस ऑयल बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है हाँ। तो उसमें बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। हाँ। इसी कारण से इसको कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस ऑयल बोला जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने आप ये सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, नारियल तेल, इसी तरह से बादाम अखरोट के तेल, इस तरह से टोटल 10 तरह के तेल जो है अपने कच्ची घानी के द्वारा निकाले जाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये अपना वैदिक बिलोना पद्धति से निकला हुआ घी है। ये दूध को पहले दही बना के, दही को बिलोना करके, और बिलोना के बाद जो मक्खन प्राप्त होता है उसको चूल्हे पे धीमी आंच पे गर्म करके इसका वो करा जाता है। इसका जो बिलोना करा जाता है वो भी मिट्टी की हांडी में करा जाता है, और इसका जो घी को तपाने का, मक्खन तपाने का वो भी मिट्टी की हांडी में होता है। ये 1 kg का है? ये ½ लीटर का है, ये वाला 1 kg का ये है। वाला 1 kg का है। आप देखेंगे तो ये गोगरी थी, इसका आंसर में पिलासपन है। फिर आप देखेंगे तो ये अपना शहद है। हाँ। जो कि प्राकृतिक नेचुरल तरीके से निकाला हुआ शहद है। अपने यहाँ यहीं पे गौशाला में ही हाँ। बी कीपिंग है, तो बी मधुमक्खी पालन है, तो वहाँ से ये जो शहद निकलता है। अब ये शहद के साथ साथ अपन ने यहाँ पे शहद से बने हुए अन्य उत्पाद भी बनाए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे तो ये शहद से बना हुआ गुलकंद है। बाजार में जो भी गुलकंद आता है वो जनरली चाशनी में, चीनी में या फिर मिश्री में बना होता है। ये शहद में बना हुआ है, जिससे कि शुगर पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकता है। फिर शहद में बना हुआ करोंदा है। ये आजकल बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि मदर्स उनको बच्चों को टॉफ़ी या चॉकलेट की क्रेविंग की जगह ये करोंदा देना शुरू कर चुकी है। फिर साथ में आपने आंवले का मुरब्बा देखा होगा, जो कि वापस से चाशनी में या मिश्री में होता है। ये शहद में बना हुआ आंवला का मुरब्बा है। फिर हमने एक और उत्पाद बनाया है, उसका नाम है ड्राई फ्रूट हनी। शहद के अंदर इसमें 14 तरह के ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं, जो कि एक मॉर्निंग में अगर आदमी ले ले तो दिन भर चुस्ती फुर्ती और एक एनर्जी बनी रहती है। हाँ, एक हिसाब से देखा जाए अपने पास सारे प्रोडक्ट जितने भी है ये वैदिक तरीके से बनाया हुआ है। हाँ जी, और ये यहाँ पे सारे ऑर्गेनिक दालें, मसाले, राई और ये सब चीज़ें ये भी है। हाँ, जैसे आप बता रहे थे अपने पास इसका भी काम है। हाँ जी जी। आप देखेंगे तो ये अपनी कच्ची घानी जो कोल्ड प्रेस ऑयल अपन जो बोलते हैं, ये उसकी मशीन है। ये आप देखेंगे तो ये एक लकड़ी का है इसका जो है, और उसी के साथ आप जो देखेंगे ये अंदर का जो ड्रम है ये भी लकड़ी का होता है। तो इसी कारण इसको लकड़ी की कच्ची घानी बोला जाता है, कोल्ड प्रेस ऑयल बोला जाता है। तो ये दोनों बहुत ही कम आरपीएम पे रोटेट होते हैं। बचपन में आपने देखा होगा कोलू का तेल होता था। हाँ। उसमें बेल कोलू जो चलता था और उसके बाद तेल निकलता था। उसमें उसी तरह से सेम प्रोसेस को मैकेनिकल बनाने के लिए इसका आरपीएम बहुत कम करा हुआ है, लेकिन इधर बेल की जगह मोटर लगी हुई है। अच्छा। तो इसके अंदर दाना चले जाता है 14 से 15 किलो दाना, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ से तेल बाहर आता है। हाँ। तो तेल को अपन किसी भी तरह से प्रोसेस नहीं करते, उसको केवल अपन छानते स्ट्रेनिंग करते हैं, और जो तेल प्राप्त होता है वो सीधे सीधे पैकिंग होकर चला जाता है। और बचा कुचा अपना जो रहता है वो गाय के जो खल जो बच जाती है, हाँ। वो अपना मुख्य उत्पाद है, वो गायों को चला उनका आहार बन जाता है। जी। अच्छा, ये अपने पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। हाँ जी, ये अपने बार बताया हुआ है अपने कि जैविक अपन ये कर रहे हैं मधुमक्खी पालन, वो गो पालन का भी आपका आया हुआ है। गो पालन पे भी आया हुआ है, मधुमक्खी पालन पे भी आया हुआ है। काफ़ी सारी मीडिया में कवरेज करा हुआ है। आत्मा डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने को प्रोत्साहन मिला, उनसे भी प्रोत्साहन मिला है। और यहाँ पे सेज यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे भी यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग पे आते हैं। तो कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके समाज को गो पालन से, गो संवर्धन से और गो सेवा से जोड़ा जा सके। तो और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी प्रकल्प है इसके अंदर जैसे जो खेती भी हो रही है, जो ऑर्गेनिक उत्पाद भी हो रहे हैं, वो गो आधारित, गो केंद्रित ही हो रहे हैं। आप देखेंगे कि कच्ची घानी भी लगी है, तो गौ माता को ध्यान में रखें ताकि गौ माता को शुद्ध स्वस्थ कल चले जाए। तो इसी तरह से एक इस सोच के साथ ये सारा प्रकल्प को तैयार किया गया है कि कोई भी परिवार में शुद्ध, अगर उनकी इच्छा रखते हैं, अगर वो चाहते हैं, तो उनको एक ही जगह पे सारा शुद्ध उत्पाद प्राकृतिक तरीके से मिल जाए। ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पे, तो कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है यहाँ पे? ये 3 दिन की ट्रेनिंग रहती है। 3 दिन की ट्रेनिंग में हम लोग गौशाला प्रबंधन, मधुमक्खी पालन और कच्ची घानी और साथ में प्राकृतिक खेती, एक दिन की 3 रहती है। हाँ जी। और साथ में थोड़ा बहुत प्राकृतिक खेती को भी कवर करते हैं। इन तीनों चीज़ पे ट्रेनिंग देते हैं। और अभी तक का हमारा अनुभव रहा है कि यहाँ से ट्रेनिंग पाकर और हमारे मार्गदर्शन में कुछ 6 से 7 गौशालाएं जो देशी गोवंश पे काम कर रहे हैं वो खुल चुकी है। कुछ 8 से 10 लोग घानी पे काम करना शुरू कर चुके हैं जो अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं। और अभी तक 30 से 40 लोग अपने यहाँ पे मधुमक्खी के डब्बे लेके जा चुके हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को रोजगार, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक उत्पाद
उत्पन्न करने में सहायता मिली है। हाँ, जैसे देख सकते हैं अपन, जैसे आपने बाहर से आकर यहाँ पर इतना करा है और बहुत सारे बच्चों को सिखा भी रहे हैं, तो आप लोग खुद तो अपन ने कर लिया है, अपन ने बहुत सारों को अपन ने सिखा भी दिया है ताकि वो भी ये चीज़ कर सकें। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग कुछ नया नहीं सिखा रहे, ना ही हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं जो आज से 15 या 20 साल में होता था, ज़्यादा पहले की भी बात नहीं सही। लेकिन हम उसी चीज़ को वापस से कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जब लोग यहाँ पे हमारे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन या ट्रेनिंग पाकर जहाँ खुद से करते हैं, तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम कर सकते हैं, और हमारा खुद का भी यही कहना है कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन फार्मर होकर ये काम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। कोई भी कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शुरुआत में चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन समय के साथ वो चीज़ें आसान होती जाएगी। जैसे आपको करते करते भी 8 साल हो गए हैं, शुरुआत में चुनौतियाँ आई होगी बहुत सारी, लेकिन अपन सर्वाइव कर गए आगे। सर्वाइव होना ही है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो समय के साथ आपको समय इतना अच्छा अनुभव देते जाता है और इतना अच्छे से सिखाते जाता है कि आपको कहीं रुकने की या कोई परेशानी का विषय नहीं बनता। अच्छा, जैसे कोई यहाँ से आता है इंदौर से, वो तो 3 दिन या 4 दिन में विजिट करके चले जाएगा। जैसे कोई बाहर से आता है, उसके लिए क्या सुविधा रहेगी? जो बाहर से आते हैं तो यहाँ पे होटल से टाई अप है। हाँ। अगर वो होटल में रुकना चाहे तो वहाँ पे रुक सकते हैं जी। यहाँ पे जो है गौशाला में अगर रुक के कार्य करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग हमारे पास किसान पुत्र भी आए हैं, हाँ। जो 1-1 महीना यहाँ पे समय देकर गए हैं, जिनको खुद का गौशाला प्रबंधन शुरू करना था, गौशाला शुरू करनी थी या कुछ और कार्य करने थे, तो यहाँ पे 1 महीने रुके हैं। उनको सशुल्क ट्रेनिंग दी गई है और उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें सीखकर वो यहाँ से गए और उसके बाद सफल तरीके से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे शुल्क, अपना जो शुल्क रहेगा इसका, वो बताना चाहेंगे अपन इसमें, या फिर? अभी जो है, जो 1 महीने के लिए आते हैं तो उनको हम लोग शुल्क देते हैं एज ए इंटर्न। हम लोग इसलिए देते हैं कि वो यहाँ पे रह के कहीं ना कहीं हमारी भी मदद हो रही है, इसलिए। अच्छा। और जो 3 दिन के लिए ट्रेनिंग होता है वो उसमें शुल्क हम लेते हैं। 3 दिन वाली ट्रेनिंग में शुल्क लिया जाता है। हाँ। और जो यहाँ पर आके मंथ तक रुकता है, हाँ। उसको उल्टा दिया जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो उसके लिए तो फायदा ही है, सीख भी रहा है, प्लस में उसको इनकम भी आ रही है। इंटर्नशिप बोलते हैं बेसिकली, जो एक इंटर्नशिप बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, जो जी। इंटर्नशिप बोलते हैं वो वाला प्रोसेस। अच्छा, और एक आप भी बता रहे थे वाली मशीन का? हाँ जी, 10 को ठीक है, वो दिखेगा ना बेटा, आप देखेंगे तो ये अपनी जो एक वैदिक बिलोना मथनी है। हाँ। तो क्या होता था कि पहले जो मथनी होती थी वो हाथ से, आप देखेंगे अपनी दादी नानी को याद करेंगे तो बैठ के हाथ से करते थे। हाँ। तो अभी वही प्रोसेस जो है ये एक मैकेनिकल हो गया है, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हो गई है और दूसरी बात इतनी क्वांटिटी में घी बनता है। तो इस मथनी में भी वही के वही प्रोसेस होते हैं, पूरी लकड़ी की ही चनर है। आप देखेंगे तो मिट्टी के हांडी में ही होता है। साथ में इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ये मशीन तैयार की गई है कि इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चले। तो जो पूरा जो पहले का जो प्राचीन पद्धति थी उसमें हाथ से मथनी करते थे, उसी को रेप्लिकेट करा गया इसमें। तो इसमें एक साथ 60 लीटर का दही का जो है, 60 लीटर दही का मंथन हो जाता है एक बार में। एक बार। जैसे अपने यहाँ 300 लीटर दूध है शाम का, तो 60 लीटर का तो अपन और 3-4 बार में 2 से होता होगा, पूरा हो जाता है। तो एक बार में कितना घी निकल जाता है अपने यहाँ? एक बार में आप समझ के चलिए कि जैसे अगर हम 60 लीटर की जो चलाते हैं, हाँ। उसके अंदर 2 से 2.5 लीटर के बीच में घी बैठता है। घी निकल जाता है, यानी पर डे का अपने 2, 2.5, 3 तक? ये तो एक बार की उसमें होता है। एक बार का। अगर आप देखेंगे तो पर डे के हिसाब से आप 10 से 15 लीटर के आसपास का, 10 लीटर के आसपास बैठ जाता है। पर देखा जाए जैसे 150 प्लस गौ माता है, इसके मैनेजमेंट के लिए कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ पे? ये जो 150 प्लस गौ माता है, इनके मैनेजमेंट के लिए इनके यहाँ पे जो है तकरीबन 6 गौ सेवक प्रमुख रूप से, और 2 गौ सेवक जो है सुबह और शाम को दूध के टाइम पे आते हैं। वो यहाँ पर नहीं रहते हैं? वो यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन जो 6 जो है स्थायी है वो यहीं पे रहते हैं। गौवंश में गौ के कोठे में ही उनका निवास है। यानी पूरे मिला के 8 वर्कर है। और उसके बाद जो दूध बांटने वाले वो अलग से हैं। वो 10 अलग है? हाँ जी। अच्छा, जैसे आप कितना समय देते हैं फार्म पे? मैं सुबह का समय रहता हूँ। सुबह आप समझिए कि मतलब मेरे को सुबह, और ये तो ज़रूरत के अनुसार होता है समय का, तो 8 बजे के आसपास मेरा आने का समय रहता है और तकरीबन 11:30-12 बजे तक जब इनके सोने का समय रहता है, ये निश्चित समय। फिर जैसी ज़रूरत होती है वैसा। जैसे आप मिल्किंग होने के बाद और पूरा बढ़ जाने के बाद आते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, है ना, और शाम को नहीं आते हैं? हाँ जी, जैसी ज़रूरत होती है मैं उसी हिसाब से आता हूँ। कभी शाम के समय भी आना होता है, सुबह के समय भी आना होता है, लेकिन मैं मिल्किंग का ध्यान में रख के नहीं आता हूँ कि मिल्किंग के समय आना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो गौ सेवक है उनको पूर्ण रूप से विश्वास है और ये उनकी ही गौशाला है, तो मेरे को ये चिंता का विषय नहीं है कि मेरे को वहाँ पे होना जरूरी है दूध के समय। जिस जो यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर, वो ये समझ के ही काम करते हैं कि अपनी ही गौशाला है ये? हाँ जी, बिल्कुल। आदमी उसी भाव से काम करता है तो ही काम कर सकता है, तो वो आदमी ज़्यादा समय काम नहीं कर सकता। जी सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आपके नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि कोई आके यहाँ पर सीखना चाहता है और कोई विजिट करके देखना भी चाहता है किस प्रकार का अपना है। जैसे आज ये अपने पास सर आए हैं विजिट करने,
इस प्रकार से कोई आता भी है तो वो आके देख सकता है आपसे। बिल्कुल भी जो भी आना चाहे कृपया एक बार सूचना देकर आ जाए, ताकि आप जिस समय पर मैं यहाँ पे मौजूद रहूँ और आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। जैसे कोई भी आना चाहता है तो एक बार कॉल करके आए, वो कॉल करके आए जी, पूर्व रूप में समय निर्धारित करके आए, जिससे उनकी और हमारी दोनों की सुविधा का ध्यान रखें। यहाँ पे सारी गौ माताओं के नाम है। हाँ। जैसे आप देख रहे हैं कि राम है, राम के पास में रूपा खड़ी है, रूपा के पास में कामधेनु खड़ी है बैठी हुई है, फिर उसके पास में गोपाल है। इसी तरह से सारी गौ माताओं के नाम है। यहाँ पे जो मेरी 2 बेटियां हैं उनके नाम से भी 2 गौ माता है। अच्छा। जैसे वो सफेद वाली गौ माता देख रहे हो उसका नाम कायरा है, तो उसी तरह से सभी गौ माता और सारे बच्चों के भी यहाँ पे नामकरण हुए हैं। नामकरण हुए हैं जैसे बिल्कुल परिवार के तरह, जैसे जिस तरह से एक परिवार में सबके नाम होते हैं, सबके एक वो होती है, उसी तरह से एक परिवार है और सबके नाम। जैसे 150 प्लस है, सबका नाम अपन ने रखे हुए हैं। सबके नाम रखे हुए हैं। देखो ये गाय आपको पहचानती भी है इसलिए आपके पास भी आ गई है। हाँ, या वो आप जब निश्चित तौर पे एक ये तो प्रेम का भाव होता है और जो एक प्रेम का रिलेशन होता है जी, तो उसमें हम गाय के पास चले आते हैं, वैसी गाय। जैसे ये सर आए फार्म विजिट करने, क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। कहाँ से आए अपन? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। आप फार्म विजिट करना है यहाँ पर? जी। तो जैसे आपने वहाँ पर डेयरी फार्म कर रखा है? डेयरी फार्म कर रखा मैं। गिर गाय का कर रखा है कि गिरी गाय है मेरे पास। गिर है, लेकिन 1-2 और अदर गाय रखा हूँ मैं। अच्छा, और सीखने के लिए, जैसे सीखने के हिसाब से। यहाँ मेरे इनका सर जी का वीडियो मैं देखा हूँ मैं। हाँ। तो बहुत 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं। हाँ। इनका रख रखाव है, किस तरह का रख रखाव प्रबंधन है। हाँ। खाने पिलाने का तरीका है। हाँ। और इसका सेलिंग है। हाँ। जैसे कहा करते हैं घी निकाल रहे हैं, हाँ। घी को विदेश में जैसे सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे तेल निकाल रहे हैं, मूंगफली तेल, तीली तेल। हाँ। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स सेलिंग कर बना के ये कृषि आधारित व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय है स्वयं के ऊपर, मतलब स्वयं के। अच्छा, जैसे आप इतना दूर से आके आपने देखा यहाँ पे, तो आपने क्या क्या सीख लिया अभी आपने एक दिन में? इसमें बहुत सारे चीज़ सीखने मिले। मैंने एक जगह आप जैसे गौ पालन कर रहे हैं। हाँ। तो उसके आधार पे जैसे अपना तेल जैसे निकाल रहे हैं ना, और ये मधुमक्खी भी पालन कर साथ में। हाँ। तो हम एक जगह रख के, जैसे आज रोजगार नहीं है। हाँ। तो नए पढ़े लिखे युवा लोग के लिए ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है। बढ़िया विकल्प भाई है। एक छोटे से का मैं अपना खुद 10-15 गाय का डेयरी फार्म चालू किए। हाँ। उसके बाद वहाँ पर आप छोटा मशीन डाल लिए, एक तेल निकालने का। हाँ। तेल भी निकाल रहे हैं आप, तेल को सप्लाई कर रहे हैं बाहर। और मधुमक्खी भी पालन कर रहे हैं, शहद बना रहे हैं। अच्छा, जैसे पूरा नहीं भी किया जाए, हाँ, हाँ। जैसे तेल का काम नहीं भी किया जाए और मधुमक्खी नहीं भी किया जाए, जैसे आपको डेयरी पालन में ही अच्छा व्यवसाय में अच्छा लग रहा है आपको, तो उससे भी अपन इनकम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। अगर जैसे इंडस्ट्री की तरह, जैसे हम फैक्ट्री में कहीं काम करने जाते हैं। हाँ। तो 24 घंटा हम समय दें, अपना समय पूरा खराब करते हैं वहाँ। हाँ। तो अपना डेयरी फार्म में वहाँ रह के हम पूरा समय दें तो निश्चित है वहाँ आधा प्रॉफिट निकाल सकते और वहाँ से अपन को कम समय यहाँ देना हैं। है, यहाँ कम समय देना वहाँ पर अपन को करते ही रहना है। हाँ, काम कर रहे हो या मत कर, यहाँ आपका समय भी रहेगा, परिवार के लिए समय भी देंगे जी। यहाँ डेयरी भी करेंगे, ये गौ सेवा भी होगा, गौ सेवा भी ये होगा। गौ का रक्षा भी होगा। आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया है ये, जैसे कर रहे हैं व्यवसाय ये डेयरी फार्म का। जैसे आपने दूसरी ब्रीड भी रखी हुई है जैसे HF, तो HF से बढ़िया ये कैसे है? ये HF से गिर अच्छी है। अच्छा। देसी गाय ही पालना चाहिए। HF में आज हमारे जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ। तो बहुत सारे जगह पर रखे तो वो बहुत चला नहीं पाते, 2 साल 4 साल चलाते, उसके बाद डेयरी फार्म बंद हो जाता है। तो संभाल नहीं पाते, बहुत खर्च है उसमें। HF में डॉक्टर का खर्च है उसमें। हाँ। और रख रखाव नहीं कर पाते, पर 24 घंटा डॉक्टर की जरूरत पड़ती है उसमें। आप चूके मतलब आपका घंटा 2 घंटा चूका मतलब आपका गाय। अच्छा, आप भी HF गाय लेके आए हैं? अभी नहीं है HF गाय मेरे अच्छा, पास। अभी नहीं, पहले थी? अभी मेरे पास गिर गाय है, साहिवाल गाय है, हरियाणवी गाय है, सब गाय रखे। अच्छा, तो और HF गाय में क्या दिक्कत आती है आप बता रहे थे? HF गाय की रख रखाव, जैसे आपको उसके लिए वातानुकूलन, जैसे रख कूलर रखे। हाँ। कूलर रखेंगे, जैसे 24 घंटे के लिए कूलर में रखना पड़ेगा। और 4-5 घंटा मतलब 4-5 बार आपको नहलाना पड़ेगा उसको। हाँ। तब आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको अनुभव नहीं है तो आप संभाल नहीं पाएंगे HF गाय। और इसमें गिर में देखने को नहीं मिलेगा? गिर में बहुत कम देख रहे थे। ये बीमारियों से भी लड़ लेती है? हाँ, और जैसे HF में कोई बीमारी आती है, जैसे आप 2 गाय लेके आए थे? हाँ, उसमें नहीं पता चलता, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते क्या बीमारी है। आपको जो पाए दवाई सूजी इंजेक्शन लगा दें, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा। और 2 घंटा 4 घंटा में डेथ हो जाएगी। जी, मैं 2 गाय HF के लाया था। हाँ। तो नई गाय थी और मुश्किल से 2-3 में बच्चे को जन्म हुआ था। तो रात भर में पता नहीं चला, उसमें ख़त्म हो गई गाय। और बताया कि वो बाहर से आया था, बाहर से आने के कारण आप वो देख रेख नहीं कर पाए तो आपका डेथ हो। उससे जवाबदेही नहीं रहती, जो जहाँ से लाते हो डेयरी फार्म से, उनका कोई जवाबदेही नहीं रहता। उसमें 2 लाख की गाय थी मेरी। हाँ। तत्काल खत्म हो गई 2 लाख की गाय। जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, हाँ, जैसे आप
जहाँ पर लेके टेम्परेचर जी टेम्परेचर अलग जगह चेंज होने के बाद में, जगह चेंज होने के बाद में गाय को आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसे ये अपने गिर गाय है, गिर गाय। ये अपना थोड़ा गर्मी हो या ठंडी हो, ये मैनेजमेंट कर लेती है। मेंटेन कर लेती है, आप कहीं भी ले जाकर उसको ना रख सकते हैं, और खुले जगह में रख सकते हैं, कम व्यवस्था में रख सकते हैं, उसमें मेंटेन कर सकते हैं। बाकी एचएफ गाय के लिए बहुत व्यवस्था लगती है, इसमें अच्छा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया अपना। अच्छा, अपन को ये देखने को मिल रहा है, बीच में बना रखा अपन ने पूरी गौशाला के, हाँ जी। ये किस लिए है? ये एक कंसेप्ट ऐसा था, हाँ। आप इसको इस तरह से इमेजिन करिए हाँ कि ये जो गेट लग जाएगा, इसके बाद हम लोग जो इंसान है हाँ वो तो इस पिंजरे में कैद हो गए, हाँ, और गौ माता अपने चारों ओर स्वच्छंद रूप से घूमती है। घूम रही है। तो वो जो नज़ारा होता है, जब दूध निकलने के बाद गौ माता आती है और अपन इस पिंजरे में और पूरी गौ माता अपने आसपास होती है, तो एक वो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। जैसे अपने श्री कृष्ण जी रहते बीच में और जैसे आज साइड में पूरी गाय हाँ रहती जी, है। ये उसी तरह से बनाया था। और आप देखेंगे जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, तो ये हाँ। पिरामिड स्ट्रक्चर है पूरा। जी तो पिरामिड जो है कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। अच्छा। तो ये उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जैसे अभी तो यहाँ पे गाय देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि अभी बरसात तो- का टाइम है। अभी बरसात का टाइम है, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी काफ़ी बरसात हुई है, और अभी गाय सारी अंदर है क्योंकि अभी दूध का समय हो गया है। तो लेकिन जब 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे रोज़ गाय छूटती है शाम को, हाँ। और सुबह 7 बजे गाय छूटती है, तो यहाँ पे स्वच्छंद रूप से घूमती है। तो यहीं पे उनका पानी और आहार दे दिया जाता है, और आप बीच में बैठे होते हो और अपने चारों ओर हाँ क्या होती है। तो एक जो बोलते हैं गोरज, हाँ, गऊ के पैर से उड़ी हुई धूल को गोरज बोला जाता है। तो आपको ये आपने इतने ज़्यादा मौका नहीं शुरुआत मिलते। से आपने बना रखा है जब फार्म चालू करा था? शुरुआत से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ। धीरे धीरे समझ आती गई और फार्म को बढ़ाते चले गए, तो हाँ। इसी के दरमियान ये बनाया गया है। सही है।